गुड मॉर्निंग गर्ल्स, डीएलएड सेकेंड ईयर। आज हम एक नया पेपर शुरू कर रहे हैं, पेपर नंबर 8, जो है हमारा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जिससे नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर हम स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, हम आज उसको प्रारंभ करेंगे कि बच्चों में स्वास्थ्य एवं खुशहाली का क्या महत्व होता है, किस तरह से बच्चों को स्वस्थ रहना जरूरी होता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य मनुष्य की एक अमूल्य निधि होती है। एक कहते हैं हम एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम सामाजिक एवं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा, जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो पहली परिभाषा अगर हम देखें तो वो है एस्लिगर के अनुसार। वह कहते हैं कि स्वास्थ्य वह शारीरिक एवं मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने पर्यावरण में अच्छी तरह ढलकर अच्छा सा काम कर सकता है। यानी कि जो एस्लिगर है वो कहते हैं कि स्वास्थ्य एक ऐसी शारीरिक व मानसिक स्थिति है जिसके अंतर्गत एक बच्चे के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का सुंदर समन्वय पाया जाता है, जिसके माध्यम से वो अपने पर्यावरण के साथ अच्छी तरह से सामंजस्य स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट परिभाषा अगर हम देखें तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ होने की अवस्था है। स्वास्थ्य का ऐसा स्तर प्राप्त करना मानव जीवन का मनोरंजन या मनोरथ होना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक तौर पर उत्पादित जीवन जीने योग्य बनाए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो थोड़ी सी व्यापक दी है, और उसको देते हुए बताया कि स्वास्थ्य के अंतर्गत हम शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पक्षों को सम्मिलित करते हैं। और जब एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तभी वह क्या कर सकता है, समाज का एक सुयोग्य नागरिक बन सकता है और साथ ही साथ अर्थोपार्जन के लिए योग्य हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज एक सुसामाजिक प्राणी है, साथ ही साथ अर्थोपार्जन में के योग्य है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संपन्नता की स्थिति है। इस आधार पर अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के 3 पक्ष हमारे सामने आते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा सामाजिक। अब शारीरिक पक्ष क्या है, तो शारीरिक पक्ष से अगर हम देखें तो स्वस्थ व्यक्ति के शारीरिक पक्ष के अंतर्गत हम उसकी शारीरिक कद, आकृति, त्वचा, बालों का रंग, आंखों का रंग आदि उसके सभी अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना, बिना किसी रोग के ग्रसित शरीर का होना, इन सबको हम शारीरिक पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य सही होता है तो उसका नेचुरल तौर पे अन्य सामाजिक व मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से अब हम देखेंगे मानसिक पक्ष की ओर हम ध्यान देंगे। तो मानसिक पक्ष क्या है, एक व्यक्ति के लिए स्वस्थ व खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत अधिक आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति सुरक्षित व खुशहाल जीवन जीना चाहता है तो उसे मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं खुशहाल होना चाहिए, अर्थात उसे बिना किसी चिंता के तनावग्रस्त मुक्त जीवन जीना चाहिए। वो सही समय पर त्वरित तरीके से सही निर्णय ले सके, अपने मस्तिष्क के साथ, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सके। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य के जैविक पक्ष पे। जैविक पक्ष से तात्पर्य वंशानुक्रम से। इसके अंतर्गत हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमें माता पिता से जिन्स के रूप में या वंशानुक्रम के माध्यम से प्राप्त होता है। एक माता पिता जितने स्वस्थ जिन्स बच्चे के अंदर देते हैं, हस्तांतरित करते हैं, उतना ही बच्चा क्या होता है, स्वस्थ पैदा होता है। बच्चे के जितनी भी वंशानुगत गुण होते हैं, जैसे कि रंग, रूप, बुद्धि, बल, आंखों की रोशनी, शारीरिक ढांचा, ये सब उसे जीन से ही प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य के सामाजिक पक्ष की। तो जब हम स्वास्थ्य के सामाजिक पक्ष की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य उन योग्यताओं से लगाया जाता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या एक बच्चा जो है वो मित्रता के संबंध स्थापित करता है, समाज में समायोजन स्थापित करता है, सामाजिक उत्तरदायित्वों का प्रसन्नतापूर्वक पालन कर सकता है, अपनी भूमिकाओं को सही प्रकार से निर्वाह कर पाता है। उसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, कहते हैं सुसामाजिक प्राणी कहते हैं। तो स्वास्थ्य से तात्पर्य यहाँ पर हम क्या करते हैं, सामाजिक योग्यताओं से लगाते हैं। तो एक व्यक्ति जितना अधिक समाज के साथ घुलन मिलनसार होगा उतना ही हम उसे सामाजिक प्राणी कहेंगे। तो इसीलिए स्वास्थ्य के लिए सामाजिक
स्वास्थ्य का होना भी अत्यंत आवश्यक है। ये है स्वास्थ्य के 4 पक्ष: शारीरिक, मानसिक, जैविक एवं सामाजिक, जिनके समुचित योग से ही एक व्यक्ति स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। और स्वास्थ्य का जो संबंध है वो खुशहाली के साथ बहुत ही अधिक है। जब हम स्वास्थ्य एवं खुशहाली के सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें स्वास्थ्य एवं खुशहाली का महत्व, तो जब हम स्वास्थ्य एवं खुशहाली के महत्व की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं स्वास्थ्य एवं खुशहाली एक दूसरे के पूरक है। स्वास्थ्य पे खुशहाली और खुशहाली पे स्वास्थ्य निर्भर करता है। एक जो स्वस्थ बच्चा है वो खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, उसका उसके शरीर पर हम सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। एक स्वस्थ व खुशहाल जो बच्चा होता है उसके अंदर नेतृत्व, अनुशासन, ईमानदारी, न्याय संगत व्यवहार की उपस्थिति आदि गुणों को हम दृष्टिगोचर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य का सीखने पर प्रभाव, कि स्वास्थ्य का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य का सीखने पर भी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे सीखना क्या है। विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों, आदतों एवं ज्ञान को अर्जित करने की जो व्यक्ति की योग्यता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीखना कहते हैं। अब एक चीज है, हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें बुखार वगैरह आ जाता है या कोई किसी भी तरह की व्याधि से हम ग्रसित होते हैं तो हमारा कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करता है, ना पढ़ने का मन करता है, ना कुछ भी देखने का मन करता है। हम बस चिड़चिड़े से हो जाते हैं, अनमने से होते चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे ही हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा वैसे ही हमारे सीखने की या ज्ञान को अर्जित करने की या किसी भी प्रकार की हमारी अभिवृत्ति में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य एवं जो सीखना है वो एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जब एक बच्चा स्वस्थ होता है तो तभी वो क्या कर सकता है, अच्छी प्रकार से किसी भी चीज को या कार्य को सीख सकता है, नई आदतों को, नए ज्ञान को अर्जित कर सकता है। अगर दुखी होगा बच्चा या शारीरिक व मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की व्याधि से ग्रसित होगा तो उसके सीखने के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए बच्चों के अंदर हमें उन अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए जिसके माध्यम से वह स्वस्थ रह सके। तो अब हम देखेंगे बच्चों की स्वास्थ्यप्रद आदतें कौन कौन सी होती हैं। इनमें हम 2 आदतें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक स्वच्छता की आदतें। जब हम शारीरिक स्वच्छता की आदतें देखते हैं तो बच्चे को प्रतिदिन शारीरिक रूप से स्वच्छ रहने के लिए रोजाना नित्य शौच जाना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए ताकि उसकी त्वचा स्वस्थ रहे। उसे मुंह व दांतों की स्वच्छता के लिए प्रतिदिन दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के पश्चात और रात को सोने से पहले। नाखूनों की स्वच्छता के लिए समय समय पर उसे नाखूनों की कटिंग करते रहना चाहिए। उसे अपने बाल स्वच्छ रखने चाहिए ताकि बालों में जुए एवं कीड़े न पड़े। कानों की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए किसी नुकीले पदार्थ को हम कानों के अंदर न डालें, ये भी ध्यान रखें। नेत्रों की स्वच्छता के लिए सुबह सुबह ठंडे जल से, गुलाब जल से या त्रिफला के पानी से आंखों को धोना चाहिए। नाक की स्वच्छता के लिए हमें थोड़ा सा पानी नाक के अंदर खींचना चाहिए जिससे कि हमारी नाक स्वच्छ हो सके। और गले की स्वच्छता के लिए हमें गरगल करने चाहिए ताकि हमारा गला सही रहे, क्योंकि इसी से हमारी वाणी प्रस्फुटित होती है। अब हम देखेंगे खान पान संबंधित आदतों के बारे में। अभी हमने बात करी शारीरिक स्वच्छता के लिए, अब हमने शारीरिक स्वच्छता तो कर ली, लेकिन अगर हमारी खान पान की आदतें खराब है तो हम शारीरिक रूप से क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए खान पान संबंधित आदतों को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी, आज कोरोना के टाइम पर सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हाथों को बार बार धोना, हैंड वॉश करना। तो खाने से पहले और खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। भोजन तभी करना चाहिए जब हमें स्वाभाविक रूप से भूख लगती है, बिना भूख लगे हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी एक जैसा भोजन हमेशा नहीं करना चाहिए, भोजन हमेशा बदलते हुए करना चाहिए और मौसमी फल व सब्जियों को भोजन में सम्मिलित करना चाहिए जिससे हमें भरपूर मात्रा में पोषण प्राप्त हो सके। भोजन 3 टाइम, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इस प्रारूप में खाना चाहिए। बच्चों के लिए इसकी गिनती को बढ़ा के हम 4 व 5 तक कर सकते हैं। दोपहर के भोजन के बाद कुछ देर लेट सकते हैं, लेकिन रात्रि को सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन के अंदर अधिक गरिष्ठ व मसालेदार पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो शरीर में है कब्ज, एसिडिटी आदि की समस्या हो जाती है। और कहते हैं सारी समस्याओं की, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जड़ हमारा पेट ही होता है। तो इस पेट को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन पर ध्यान देना चाहिए। भोजन जल्दबाजी में ना करें, बहुत चबा चबा करके करें और भोजन
हर व्यक्ति को एक दूसरे की अवस्था के अनुसार करना चाहिए, यानी अपनी अवस्था को ध्यान में रख करके ही करना चाहिए। बच्चे का भोजन अलग होगा, जवान व्यक्ति का भोजन अलग होगा और बूढ़े व्यक्ति का भोजन अलग होगा। जहाँ बच्चे के भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोज एंड वसा की अधिकता होगी, वहीं पर हम देखेंगे वयस्क के भोजन के अंदर कार्बोज एवं प्रोटीन्स की अधिकता पाई जाएगी। और वहीं पर हम देखेंगे कि वृद्धों के भोजन में विटामिन अधिक मात्रा में होने चाहिए ताकि वो रोगों से ग्रसित ना हो। तो इस तरह से हमें अपनी अवस्था के अनुसार भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से शारीरिक स्वच्छता एवं भोजन संबंधित आदतों को हम सुधार करके क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं और तभी हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, जिससे कि हम एक खुशहाल जीवन जी सके। ये है आपका शारीरिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और उसका खुशहाली के साथ संबंध। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।